नमस्कार, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मयंक को बचा लो भगवान, इसी कामना के साथ विस्तार न्यूज लगातार रीवा में डटा हुआ है और इस खबर ने पूरे देश को दहला दिया है। 6 साल का मासूम करीब 21 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। विस्तार न्यूज मुहिम लगातार चला रहा है। मयंक को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मयंक से जुड़ी पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। ये वादा है हमारा, ये दावा है हमारा और उसी वादे दावे को हमने जो कल शाम 6 बजे किया था, 5 बजे किया था, उस वादे दावे के तहत हम लगातार डटे हुए हैं। रीवा के मनिका में बोरवेल में 6 साल के मयंक को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात 12 बजे बनारस से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, उसने भी मोर्चा संभाल लिया। मयंक को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने टनल बनाने का काम शुरू कर दिया है। ताजा अपडेट दे रहे हैं, करंट अपडेट दे रहे हैं भारत सूरज और विवेक तिवारी, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार कल शाम 5 बजे से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। भारत टनल बनाने का काम शुरू हो गया है, एनडीआरएफ की टीम आ गई है। क्या कुछ चल रहा है, कितनी प्रगति हो गई रेस्क्यू ऑपरेशन की, कितना समय और लगेगा, क्या कुछ बताया है आला अधिकारियों ने? 17 से 18 घंटे का समय नितेश, और अब जाकर प्रशासन कह रही है कि चंद घंटे, महज चंद घंटे, और चंद घंटों में नतीजे आपके सामने हम लाकर रख देंगे। हम सुरक्षा कारणों से आपको बहुत वहां तक नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन जितना बन पाए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आप ये जेसीबी देख लीजिए। इसी जेसीबी के सहारे जो है इतना लंबा ये अप्रोच, ये स्लोप नुमा जो खुदाई जो है वो हो सकी है पिछले 17 घंटों में। आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रिकॉर्ड समय में यहाँ के प्रशासन ने करके दिखाया, ये उनका दावा है। और वहां जो आगे आप देख रहे हैं, जहां पर वहां पर आपको एक दिख रहा होगा सिग्नल, एनएचएआई पर, जो एनएचएआई की तरफ से ही वो लिया गया है, वो जो मार्कर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वहां दिख रहा है, वहां पर बोरवेल है। उस बोरवेल के नजदीक जो है वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, वहां पर जो है एक सुरंग बनाया जा रहा है, टनल बनाया जा रहा है। 5 फीट तक जो है वो टनल बना दिया जा रहा है। 5 फीट सर, सही है? 5 फीट जो है अब तक वो टनल अंदर बन चुका है। बताया जा रहा है कि कम से कम जो है लगभग 9 से 10 फीट, लगभग 4 फीट 5 फीट और बाकी है, थोड़ा और वो अंदर जाएगा। 12 फीट का वहां पर गैप छोड़ा गया था, तो लगभग समझिए कि 5 से 6 फीट और बाकी है। 5 से 6 फीट का टनल बनना है। उसके बाद जो तस्वीर है वही साफ कर पाएगी कि अंदर हालात कैसे हैं, मयंक सुरक्षित है भी या नहीं, वहां पर मयंक है भी या नहीं, क्योंकि वो अनुमान ही है। नीतीश बार बार कह रहे हैं वो अनुमान है। 45 फीट का जो गड्ढा खोदा गया है, अब वहां पर जो टनल बनाया जा रहा है वो एक अनुमान के तौर पर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि 40 फीट नीचे मलबा मिला था। तो बताया जा रहा है कि 40 फीट नीचे मलबा था तो 5 फीट नीचे मयंक हो सकता है। बहुत जल्द प्रशासन का कहना है कि हम आपको नतीजे बता देंगे। प्लान बी क्या है इनका? अगर 45 फीट में बच्चा नहीं मिला तो फिर इनका प्लान बी क्या है? फिर कैसे करेंगे? क्या उसी टनल के जरिए निकालेंगे? और खुदाई होगी, और खुदाई होगी, आप समझिए, और एक्सकेवेशन होगा, फिर से खोदा जाएगा और नीचे जो है टनल बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए एक पाइप यहाँ रखा हुआ है, एक पाइप देखिए वहां भी काट कर रखा हुआ है, वहां बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो सामान सब कुछ है यहाँ पर। इनका हमने बात की थी एनडीआरएफ से, उनका कहना था कि अगर वहां पर नहीं मिलता है तो हम प्लेट लगाकर थोड़ा और नीचे खोदेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे और वहां पर फिर एक सुरंग बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम वहां से बच्चे को जो है सुरक्षित निकाल सकें। ये एसओपी है, एसओपी के तहत एनडीआरएफ काम करती है, सबको पता है। तो एसओपी, पहली एसओपी यही कहती है कि सबसे पहले जो अनुमानित जो आपको लग रहा है कि कितने फीट गड्ढा खोदना चाहिए, उतना फीट गड्ढा खोदा गया। अनुमान के हिसाब से 45 फीट है वो, और 45 फीट पर दिक्कत हुई है नीतीश, समझिए। 42 फीट आते आते पानी आ गया था। ठीक है, देखिए आप पाइप, वहां पर आपको पाइप भी दिखाई देगा। पानी निकालने का काम अभी भी जारी है। दिक्कत हो रही है टनल बनाने में, क्योंकि पानी मिल गया था 42 फीट पर ही, तो पानी निकालने का काम जारी है। लोग बाल्टी भी लेकर आए हैं कि अगर भैया पाइप से पानी निकल ही रहा है, बाल्टी से भी पानी निकालेंगे। ग्रामीण पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम शुरू से बता रहे हैं आपको। तो ये दिक्कत आई है, पानी से दिक्कत आई थी। कुछ समय तक जो है यहाँ पर रुकना पड़ गया था। ये जो राहत बचाव कार्य जारी यहाँ पर है उसको रोका गया था, लगभग समझिए 15 से 18 मिनट ये रोका गया होगा पानी की वजह से, क्योंकि अचानक जो है पानी आ गया था। और अब बताया जा रहा है कि कुछ घंटों में 1 से 1.5 घंटे में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले 18-19 घंटों की मेहनत जो है वो साफ हो जाएगी, नतीजे सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि मयंक अंदर सुरक्षित है या नहीं है, ये भी कि मयंक अंदर है भी या नहीं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अब तक मयंक की कोई तस्वीर नहीं आई है, मयंक से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो बस एक कपड़ा मिला था, ये एक अहम जानकारी है, हम बार बार इसको बताना चाह रहे हैं कि एक कपड़े का टुकड़ा मिला था,
कपड़े का टुकड़ा थोड़ा विभत्स था, लेकिन जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ खेल रहा था वहां पर, उस दोस्त का कहना है कि हाँ ये वही कपड़ा है जो मयंक ने पहन रखा था। इसको वेरीफाई किया गया उसके पेरेंट्स से, जो उसके माता पिता थे उनसे वेरीफाई किया गया, लेकिन आप समझिए ना, उनकी माँ इतनी बेसुध है, उनके पिता इतने बेसुध है कि वो उन्होंने साफ कह दिया कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम इस कपड़े को देखकर बता सके कि ये मेरे बेटे का है या नहीं है। लेकिन उसके जो दोस्त है, उसका छोटा जो जिसके साथ खेल रहा था छोटा बच्चा, उसका कहना है कि ये वही कपड़ा था जो कपड़ा पहनकर मयंक जो है यहाँ पर आया था। बताए अगर कुछ अपडेट है, विवेक हमारे साथ हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये 2 घंटे के इंतज़ार से ये शुरुआत हुई इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, और आज 20 घंटे हो चुके हैं। लगातार लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। लोगों को बस, क्योंकि जिस तरह गर्मी है, दोपहर का समय है, गर्मी है, लगातार गर्मी बढ़ रही है और लोगों का जो ढाढ़स है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि 1-2 घंटे, जब शुरुआत में हम आए थे ये कहा गया था भारत की 1-2 घंटे में लगभग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, और लगभग 20 घंटे हो चुके हैं। उसके मयंक के परिजन जो हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो इंतज़ार केवल यही है कि आखिर कब तक मयंक हम सबके बीच होगा। क्योंकि वो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो जो मलबा जमा हुआ उस मलबे को ये लोग निकाल लेंगे। कोशिश हुई थी, आप समझिए कि लगभग रात के 12:30 बजे तक एनडीआरएफ की टीम भी जब आई है तो एनडीआरएफ की टीम ने पहले यही कोशिश की थी, जो वो मलबा जमा हुआ है 40 फीट नीचे, पहले उसको हम लोग निकाल लें। उस मलबे को निकालने के लिए तमाम तरीके के तिकड़म अपनाए गए, अलग अलग रॉड्स बनाए गए, रॉड के फिर अलग अलग समझिए निकालने वाले सरियानुमा कुदाल बनाए गए, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं, वो मलबा नहीं निकल पाया। तो अंत में जाकर फिर एनडीआरएफ ने कहा कि जो काम चल रहा है खुदाई का, इसको और तेज़ कीजिए। बड़ी मशीनें मंगाई गई। वहाँ देखिए दो बड़ी मशीनें, आपको 3 बड़ी मशीनें दिखाई देंगी। एक बड़ी जेसीबी वहाँ दिखाई दे रही है, दूसरी तीसरी, यानी कि एक नीचे से खुदाई कर रहा था, वो मिट्टी ऊपर डाल रही है, फिर दूसरी जेसीबी ऊपर मिट्टी डाल रही है। मतलब बहुत तेज़ी और बहुत रणनीतिक तरीके से जो है एनडीआरएफ करती भी है काम। तो उसी तरीके से जो इसको किया गया है, जल्द से जल्द इसके रिजल्ट्स आ जाए, परिणाम आ जाए, इसको ध्यान में रख के ये काम किया गया है। अब जाकर समझिए कि कल लगभग शाम के 5 बजे से ये शुरू हुआ होगा, और अब जाकर अभी 11:10 हो रहे हैं नीतीश, जब मैं आपके बता रहा हूँ, अब जाकर ये कहा जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि लगभग 5 फीट की ही टनल की खुदाई हो पाई है। टनल वहाँ तक पहुँच पाया है, 5 से 6 फीट और पहुँचना है। 12 से 13 फीट का वो गैप छोड़ा गया था। हाँ, तो टाइम को लेकर जिस तरह की बातें भारत सामने आ रही हैं, क्योंकि टाइम अभी क्लियर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 1-2 घंटे की बात हो रही है, ये वो अनुमान है। अनुमान इस बात का है कि टनल के जरिए जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो हो सकता है कि मयंक मिल जाए, तो वहाँ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे ये भी कहना है एनडीआरएफ का कि अगर मुलाकात जब अंदर जाने पर अगर मयंक नहीं मिलता है तो हो सकता है कि नीचे आना पड़े और भी खुदाई करनी पड़े। तो समय 1-2 घंटे, और अभी समय को लेकर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। जी, तो ये ताज़ा अपडेट है नीतीश। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, आपके सवाल मेरे कानों तक नहीं आ रहे हैं, शायद फ़ोन लाइन जो है वो कट हो गई है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा पीसीआर से अनुरोध होगा कि पैच किया जाए, ताकि विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। भारत सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये रीवा के मनिका गांव की घटना आपको पता ही होगी, मयंक नाम का बच्चा गिर गया है, और आपके कार्यकाल में भी अगर ऐसे केसेस आए थे तो सर आप उसे कैसे हैंडल करते थे? इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? क्या गुंजाइशें आपको समझ में आ रही हैं? और लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है सर पल पल की अपडेट। जी, मेरे समय में ये घटना मुरैना में हुई थी, और मुरैना मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन ये घटना घटी थी। और सामान्यतः बोरवेल में 5 से 6 साल के बच्चे ही गिर पाते हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा उम्र के बच्चे सामान्यतः शरीर में बड़े होते हैं जो बोरवेल में नहीं जाते। अब बोरवेल में ऐसे जब अचानक ये घटना होती है, अचानक घटना होने के कारण बहुत सारी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि ऐसे समय में जो रेस्क्यू टीम है उसको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, और बच्चे के कहाँ पर फंसा है इसका अनुमान होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर बच्चा का
लोकेशन पता नहीं लग रहा तो वीडियो कैमरा से उसकी लोकेशन लेना चाहिए पहले, क्योंकि अंदर फंसने की सिचुएशन क्या है, सर ऊपर है या सर नीचे है, दोनों बातें बहुत डिपेंड करती हैं। तीसरी बात यह है कि बोरवेल में चाहे वो 60 फीट पे हो, 45 फीट पे हो, अंदर गर्मी बहुत होती है और वो गर्मी टॉलरेट नहीं होती, 60 साल का बच्चा घबरा जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचानी चाहिए। तीसरी बात, ये जो लूप बनाने का काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ काम अच्छा किया जा रहा है, परंतु इसमें अब डिले होना, क्योंकि 21 घंटे हो गए हैं और 21 घंटे से ज़्यादा डिले होने पर ये खतरे की निशानी होती है। बच्चों को ऐसे समय में माँ बाप का और सब पूरे गांव की सिंपैथी होती है, पर सर जो हमारी रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अड़चन आ रही है कि ऊपर मिट्टी गिर गई है और जो डंठल है गेहूं के वो गिर गए हैं, पुआल गिर गया है, तो उसके बाद ऊपर से संपर्क नहीं हो पा रहा। जो आपने जतन बताए हैं, प्रयास बताए, वो सब कुछ करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और अब एक टनल बनाना ही रास्ता रह गया है। तो और क्या हो सकता था ऐसी स्थिति में? आप होते तो कैसे इस चुनौती से निपटते और क्या हो सकता था ऐसी स्थिति में, कैसे किया जाए? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टारगेट कोई आपको दिखाई नहीं देता है, एक ब्लाइंडली अपने को वर्क करना होता है और इस आशा के साथ करना होता है कि बच्चे को हम बचा लेंगे। क्योंकि ऊपर मिट्टी गिर गई है, ये एक और डेंजरस चीज़ है, बच्चे के पास ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही होगी अगर ऊपर से मिट्टी गिरी है तो ऐसी स्थिति में अब चूँकि ऊपर से अगर पानी डाला जाए हल्का सा, तो हो सकता है बच्चा थोड़ा मूवमेंट करे, परंतु वीडियो कैमरा अंदर डाल के उसकी लोकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? आजकल तो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, स्कैनर्स आ गए हैं लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर मानव है, कहाँ पर इंसान है, कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। उन्नत तकनीकें कौन कौन सी आ गई हैं जिनका उपयोग किया जा सकता था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और किया नहीं गया अभी तक? ये देखिए ऐसा है कि लोकेशन अगर एनडीआरएफ की टीम आई है तो वह लोकेशन तो एग्जैक्ट निकाल के बताएगी। अगर लोकेशन एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे तो जो हमारी मेहनत है वो बेकार जाएगी, क्योंकि हम 60 फीट की गहराई पे अगर खुदाई कर रहे हैं और बच्चा नीचे और नीचे होगा 70 फीट पे होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पहले लोकेशन ट्रेस करना इस रेस्क्यू टीम का सबसे पहला काम है। अगर ये नहीं किया है तो ये मेहनत बेकार चली जाएगी। और इसके लिए आपने जैसा बताया है दोनों टेक्निक्स हैं, अभी वहाँ अंदर लाइट पहुँचा करके और उसके वीडियो कैमरा पहुँचा के और ट्रेसर्स आते हैं, वहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन देखी जा सकती है। और बच्चे का जहाँ तक प्रश्न है कि वो सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी हम 24 घंटे तक ये नहीं कह सकते कि बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। बच्चा सरवाइव करेगा अगर हमारी टीम एक जो है कि वहाँ टीम पे सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। सभी का दिमाग नहीं लगना चाहिए, जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है उसी को करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इस बात के। जी बिल्कुल, तमाम आला अधिकारी सर मौजूद हैं और तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने ये सही कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन भी पता की जा सकती है और इस चीज़ में लगे भी हुए हैं। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि प्रशासन क्या नहीं जानता है? इतनी गाइडलाइंस जारी हैं, कोर्ट कह चुका है कि जब बोर हो तब आपको सूचना दी जाए। अगर सूचना नहीं भी दी जाती है तो कोई मशीन आती है तो कलेक्टर के पास इतनी पावर्स होती हैं, टीआई होते हैं, इतने सारे थाने होते हैं, ऐसे कैसे इतने सारे बोर खोद दिए जाते हैं, खुदते चले जाते हैं, कोई जानकारी नहीं होती? तो इसे भी तो लापरवाही माना जाएगा सर? ये बिल्कुल डेफिनेटली लापरवाही है, क्योंकि अभी पानी निकालने के लिए अंधाधुंध बोर नहीं किए जा सकते। अब जो है वाटर कंजर्वेशन में कलेक्टर्स को पूरे पावर होते हैं कि बोर में मशीन कहाँ पे पानी कर रही है, बोर कर रही है। हर व्यक्ति अपने खेत में बोर करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर में बोर करना चाहता है, और बोर करने के अलावा
दूसरी तरफ यह है कि उसको खुला छोड़ना ये लापरवाही है, यह एक तरह से क्राइम है। जिसने भी बोर किया है वो इसका जो है जवाबदार है, उसका पता लग जाएगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिकॉशनरी ये है कि इस तरह की घटना न हो, तो जहाँ भी बोर होता है उस पर पहले कैपिंग किया जाना चाहिए। बोर करके कैपिंग करते हैं और कई लोग जो अनाड़ी लोग होते हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि खुला छोड़ देते हैं। जी, जिसने भी विनोद सर रोकना चाहूंगा, आगे बात करूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन और इसमें सजा के क्या प्रावधान है, क्या ऐसी स्थिति हुई है तो अब इसके जिम्मेदार कौन होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया दी है, उसकी बात कर लेते हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नजर है। थोड़ी देर में मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी पहुंच जाएंगे। राजेंद्र शुक्ला जो कि रीवा से ही आते हैं, रीवा से विधायक हैं और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिशा निर्देश दिए हैं, इसकी तमाम जानकारी साझा की है। करंट अपडेट बता रहे हैं, ताजा अपडेट बता रहे हैं मामले में। थोड़ी ही देर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यहां पर पहुंचेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अब उनकी निगाहों के सामने होगा। जैसे ही राजेंद्र शुक्ला यहां पर पहुंच जाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पर तत्परता बनाए हुए हैं, सक्रियता बनाए हुए हैं और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है इस मामले को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बेरवल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहां टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वही मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है। मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको तुरंत बंद कराए। खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है और उम्मीद की है कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके इंतजामात किए जाएंगे। हमारे साथ पूर्व आईएएस लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जो सवाल मैंने किया था, इस केस को ना रिलेट करते हुए बीते केसों को अगर रिलेट किया जाए तो बोर में गिरने के बाद जिन बच्चों की दुर्भाग्यवश जान चली जाती है, उसको लेकर क्या सजा के प्रावधान है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? जो भूमि मालिक है जिसने बोर छोड़ दिया, या कुछ ऐसा प्रावधान ही नहीं है अभी तक? नहीं, देखिए, निग्लिजेंसी है, भूमि मालिक भी जवाबदार है और जिन्होंने बोर किया है वो भी जवाबदार हैं, क्योंकि ये जैसी घटना यहाँ की बताई जा रही है, ये है कि सूखा बोर है, इसमें पानी नहीं है जी। अगर बोर सूखा होता है तो उसमें कैपिंग करना चाहिए बोरवेल वाले को, क्योंकि मालिक जो भी होता है वो अपने आप बोर कराते हैं खेतों में, और खेतों में पानी निकालने के लिए इसको सामान्यतः रोका नहीं जा सकता। परंतु ये निग्लिजेंसी है। जिसके भी खेत में ये घटना घटी है वो भी जवाबदार है और जिसने बोर किया है वो भी जवाबदार है, क्योंकि किसी घटना के कारण इनडायरेक्टली भी अगर मौत होती है तो वो जो है आईपीसी का केस बनता है और उसको सजा होनी चाहिए। होता यह है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, पूरा प्रशासन वहाँ पे लगा रहता है, एनडीएफ की टीम आती है, बच्चा बच जाता है तो ठीक है, नहीं बच जाता है तो ठीक है, बाद में कोई एक्शन नहीं होता। तो इसके लिए एक्शन होना चाहिए। अभी गर्मी का समय है, बहुत सी जगह बोरिंग मशीनें चल रही होंगी, हर जिले में इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन से बोर सूखे हैं, और सूखे हैं तो वो बंद हैं कि नहीं। प्रिकॉशनरी, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर जिला अपने आप आराम से करा सकता है। और जहाँ पर इस तरह के अगर खुले हुए बोर हैं तो उनको बंद भी किया जा सकता है। और इस तरह की घटना न हो,
इसके लिए एक सतर्कता समिति बनानी चाहिए। जल संरक्षण समिति होती है जिसमें कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और पीएचई विभाग और ग्रामीण के सीओ जिला पंचायत, ये सभी लोग उसके समिति के सदस्य होते हैं। ये देखते हैं कि अंदर से जो पानी निकाला जा रहा है पानी है नहीं और बोर किए जा रहे हैं, तो उससे तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। इन समितियों को एक निगरानी समिति हर जिले में होती है पानी के बोरवेल के लिए, और ये समिति डिसाइड करे कि इसके लिए दोषी कौन है। अभी सामान्यतः होता यह है कि जिसके घर में ये बोर हुआ है उसी का बच्चा होगा संभवतः, है ना। अब उस पर केस दर्ज करना जो है मानवीय वो दिक्कत आती है। तो समिति भी होती है सर, बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी बताई है कि उस समिति का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो तमाम जो उसके दायित्व उनका पालन करे। सजा के संबंध में भी सर ने प्रावधान बताया है, लेकिन हम मयंक के लिए कामना करें कि मयंक सकुशल बहुत जल्द बाहर आएगा। भारत सूरज, क्या देख पा रहे हैं, क्या टनल बनाने का काम शुरू हो गया है? टनल बनाने का काम शुरू है नितेश, और अच्छी खबर आ रही है कि बस 3 फीट दूर है एनडीआरएफ की टीम अपने गंतव्य तक पहुंचने तक, जहां उनका टारगेट है पहुंचने का। केवल 3 फीट की दूरी रह गई है, और 3 फीट के बाद जो है वो बोरवेल है उसके अंदर जो है वो टनल का पाइप जो है वो घुस जाएगा। ये पाइप अभी लगाया नहीं गया है, आप समझिए सिर्फ ऊपर खाका जो है मिट्टी को हटाया जा रहा है। ये पाइप उसके बाद लगाया जाएगा, उसको लॉक किया जाएगा, और वो बोरवेल के अंदर से कोशिश की जाएगी। एनडीआरएफ की टीम से कोई एक जो जवान है उसके अंदर जाएंगे और बच्चे को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन हम इसलिए लगा रहे हैं, लेकिन ये तब संभव होगा जब अंदर मयंक एनडीआरएफ की टीम को मिल जाएगा, क्योंकि अब तक खुदाई की प्रगति क्या है सूरज? खुदाई की प्रगति क्या है? क्या ये टनल बनाने के लिए खुदाई कर दी गई है? बिल्कुल, खुदाई तो देखिए पूरी हो चुकी है। टनल का काम शुरू हुए लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। खुदाई पूरी हो चुकी है, 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं खुदाई को। लगभग 10 बजे जो है, अभी 11 बज रहे हैं, लगभग 10 बजे के आसपास जो है खुदाई का काम हो गया था, क्योंकि 42 फीट पर जो है यहाँ पानी आ गया। फिर पानी निकालने का काम शुरू हुआ जल्दी से जल्दी, और बहुत जल्दी, मतलब 10 सवा 10 तक जो है टनल का काम भी साथ ही साथ शुरू कर दिया गया था। पानी भी निकल रहा था और टनल का काम भी शुरू हो गया था। अब तो ये जानकारी मिल रही है कि बस 3 फीट जो है वो बाकी रह गया है टनल उस बोरवेल तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद जो है इस पाइप को वहां फिट किया जाएगा, और एनडीआरएफ के जो कोई जवान है वो जाएंगे अंदर, वो जायजा लेंगे कि अंदर की स्थिति क्या है, अंदर में मयंक कहाँ फंसा हुआ है, वहां पर मयंक है भी या नहीं, या फिर प्लान भी जो हमें बता रहा था कि फिर से खुदाई करने की जरूरत तो नहीं है। ये तमाम चीजें मालूम पड़ेंगी, लेकिन अभी कुछ समय का विलंब और है नितेश। चूंकि भारत टनलिंग बनाने का काम शुरू हो गया है, 3 फीट दूरी है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या अपडेट है? और एक चीज ये भी बताइएगा कि क्या उस बोर होल में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है? कम से कम बाल्टी से ही तो पानी निकाल दे, लेकिन ये 300 मीटर का ये स्लोप होना चाहिए, लगभग 300 मीटर का स्लोप तो होना चाहिए। इतना लंबा ये स्लोप है तो मुश्किल है पानी निकालने में, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मोटर के जरिए जितना पानी निकल जाए उतना निकल जाए, और टनल बनाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। आपको वहाँ एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे, देखिए एनडीआरएफ के जवान, आप इधर दिखाइए राजा राम जी, आपको एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे। नीचे जो है, नीचे 3-4 जवान हैं जो वहाँ पर टनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, और हम जो है वो जद्दोजहद उतनी कर भी नहीं रहे, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो चाह रहा है मीडिया से कि हम सहयोग करें, इसलिए जो स्थान हमें निर्धारित किया गया हम फिलहाल वहीं पर खड़े हैं, यहीं से तमाम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे ही टनल कंप्लीट हो जाएगा, मयंक तक एनडीआरएफ के जवान पहुंचने के लिए जाएंगे, तो वो तमाम ब्रीफिंग जो है हमको देते रहेंगे। ठीक है, तो प्रशासन भारत बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, लगातार आप अपडेट देते रहिए। पवन जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं। पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। मनिका गांव रीवा की घटना लगातार आप विस्तार न्यूज में देख ही रहे हैं, पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। 2 फीट टनल का काम बचा है। पवन जी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो अभी तक की प्रगति चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, क्या कुछ और हो सकता है, कैसे और कुछ क्या चीजें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही मुश्किल अभियान है और पहले से 20 घंटे हो गए हैं, और एक जो सबसे बड़ी बाधा यह है कि अभी तक बालक के एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट के बारे में जो जानकारी है वो बहुत
अस्पष्ट जानकारी है, उसके बालक के मूवमेंट अभी तक नहीं पता चल पा रहे हैं और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से जो 2 फीट के करीब पहुंच गए हैं। तो अभी जो बाधाएं आ रही हैं, चूंकि वहां पानी आ गया था, अभियान में थोड़ी दिक्कत आई थी और चूंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो आई हैं और समय हो गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभियान जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी सफलता इसमें मिल सकती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो जो वहां पर अधिकारी हैं, जो लोग अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, वही उसका सही तरह से आकलन कर सकते हैं। हम लोग तो एक तरह से शुभकामनाएं दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो बच्चा जीवित हो और सकुशल निकल आए। पवन जी, आप पूर्व डीजीपी हैं, आप जब ऑन ड्यूटी थे तब आपके जमाने में भी कोई ऐसा केस देखने को मिला जिसे आपने हैंडल किया हो? मैंने सुपरविजन किया था छतरपुर में, टीकमगढ़ में, 2-3 जगह पे जहाँ के बच्चे सकुशल निकाले गए थे और कई जगह पे अभियान में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अभियान लगातार जारी रहते हैं और उम्मीद की जाती है। अभियान का सबसे बड़ा यही है कि एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद कोशिश यही रहती है कि बच्चे को निकाल लिया जाए और वहाँ जो भी सुविधाएं पहुँचाई जा सकती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में, चाहे वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जहाँ के रीवा में चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पे प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सारी टीमें मिलकर काम कर रही हैं और निरंतर ये अभियान जारी है। उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं का समाधान धीरे धीरे करके मुझे लगता है वो बच्चे तक शीघ्र पहुँचेंगे। सर, एक चीज़ बताइए कि आप छतरपुर अंचल में नियुक्त थे, जब पथरीली ज़मीन रहती है तब ज़्यादा अड़चनें रहती हैं, या अभी जो मिट्टी देखी जा रही है वो दोमट काली मिट्टी है, सामान्य मिट्टी है, ऐसे में ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आती हैं? और क्या बदल जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने का तरीका कुछ, या एज इट इज़ रहता है? देखिए, दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जहां पथरीली होती है, जहां टनल बनाते हैं, तो उसकी खुदाई में बहुत समय लगता है और जो जिसमें रेती मिट्टी होती है उसमें कई बार मिट्टी के गिरने की संभावनाएं रहती हैं। वो मिट्टी अपनी अपनी जगह से, और कई बार जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां बच्चा है, तो वो बचाव में कई बार कोशिश ये करते हैं कि फिर हम लोग मशीन से ना करके उस मिट्टी को हाथ से भी लास्ट में हटाते हैं ताकि बच्चे को कोई खतरा ना हो। तो दोनों की अपनी अपनी जो जहां पथरीली होती है वहां खुदाई में दिक्कतें आती हैं और जहां पे मिट्टी या रेतीली होती है वहां पे ये दिक्कत आती है कि फिर उसको आपको हाथ से हटाना पड़ता है। उसको आपको आप मशीनों के माध्यम से वो काम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां, अपनी अपनी बाधाएं हैं। पवन सर, एक चीज़ और है, इस केस में बोर के ऊपर घास फूस गिर गई है, मिट्टी गिर गई है और बच्चे को देखा नहीं जा पाया है डायरेक्ट कैमरा डालकर। ऐसी स्थिति में और क्या जतन किया जा सकता था, और क्या मशीन्स भी ऐसी कुछ अभी तक हमें खबर नहीं आई है कि जो नवीन आधुनिक उपकरण है, कोई सक्शन से उस मिट्टी को खींचा जाता, या फिर इंफ्रारेड या कुछ जो भी तमाम तरह के उपकरण होते हैं, एक्सरे, उनके माध्यम से बच्चे की लोकेशन डिटेक्ट की जाती। ऐसी स्थिति में और क्या उपचार किया जा सकता था जब ऊपर से बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ रही हो? देखिए, मैं ये तो इसके बारे में मैं यही कह पाऊंगा कि जो भी वहां पे ग्राउंड पर एनडीआरएफ के लोग हैं, वो जो भी उनके पास साधन होंगे और मेरे ख्याल से उनके पास जो भी डिवाइसेस होंगी, जो मशीन होंगी, उनका उपयोग कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि आप जैसा कह रहे हैं कि वहां पे घास फूस और मिट्टी गिर गई है, तो उसके कारण भी कई बार विजिबिलिटी कम हो जाती है और उसमें एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आती है। और कई बार वहां पर जो मशीन है वो डिवाइस उस रूप में संकेत नहीं दे पाती कि बच्चे का एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट क्या है। तो इसमें दोनों परेशानियां आती हैं, एक तो स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से, और एक जो आपके पास अवेलेबल जो भी तकनीकी है वो कई बार वहां उतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है। ठीक है पवन जी, एक चीज और, अभी शर्मा सर पूर्व आईएएस भी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाता है, रेस्क्यू हो जाता है, बच्चा निकल जाता है और फिर वैसी चीजें हो जाती हैं। समिति भी होती हैं जिनका काम है, फर्ज है कि इन पर नजर रखें, कहाँ कहाँ बोर हो रहे हैं, ढक रहे हैं, प्रबंधन हो रहा है। पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्स करें, लेकिन लगातार बोर खुलते हैं, हमेशा इस समय पर बच्चे गिरते हैं
और फिर चीजें जस की तस हो जाती हैं। कहां पर ये चूक होती है? आप पूर्व डीजी रहे, इतने बड़े पद पर पदस्थ रहे, और क्या है इसका समाधान? देखिए, मैं कहूँगा इसके बारे में, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जितने इन ऑपरेशंस में खर्चे होते हैं, अगर हम उसका एक तरीके से सारे जहां बोरवेल की खुदाई होती है उससे लेके और बोरवेल के ढकने तक की व्यवस्थाएं अगर माकूल रखें तो ये घटनाएं कम से कम की जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जहां भी खुदाई होती है उसकी नियमित प्रक्रिया हो, जो एजेंसी खोदती है उसका जिम्मा ये हो कि वहां पे बाकायदा स्टैंड ऊपर बनाया जाए, उसको स्टील प्लेट से ढका जाए। और ज़्यादातर घटनाएं जिन बोरवेल में हुई है उसमें ये बात आई है कि वो बोरवेल यूज़ नहीं हो रहे थे और बोरवेल खुले पड़े थे, उसमें कोई ध्यान नहीं था। और ज़्यादातर घटनाएं जो हुई हैं उसमें जो बच्चे गिरे हैं वो आसपास के क्षेत्र के ही बच्चे थे, तो उनको जानकारी में पेरेंट्स के रहता है। तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये जितने निर्देश दिए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, चाहे जो शासन ने दिए हैं, उनका क्रियान्वयन वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो ये जो बोरवेल हैं इसको लेके, खुदाई से लेके और उसके ढक्कन लगाने तक, उसका स्टैंड बनाने तक, अगर वो प्रक्रिया स्पष्ट हो, उसके जो भी उसकी ड्रिल है, जो उसकी एसओपी है वो परफेक्ट हो, तो ये घटनाएं कम से कम हो सकती हैं। क्योंकि इसमें एक बार घटना हो जाने के बाद बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन घटना को टाला जा सकता है अगर हम प्रिवेंशन करेंगे। और एक अभियान चलाकर इसमें कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचती। पवन सर, मैं आपके पास आऊंगा और इसके कानूनी पहलुओं को भी बात करूंगा, चूंकि आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे केसेस आए होंगे और कानून विधान का आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भारत सूरज ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं सहयोगी, एक बार फिर से दर्शकों को ताजा अपडेट दे देते हैं। जी भारत, बताएं। नितेश, जैसा कि मैंने कहा, इस वक्त जो है लगभग 1 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं टनल को पूरा बनने में। फिर ये पाइप वहां जाना है, फिर टनल का काम पूरा हो जाएगा, टनल के जरिए अंदर एनडीआरएफ के लोग जाएंगे और फिर मयंक को जो है सकुशल निकालने की बात होगी। और जिस तरीके से अभी हमें कहा जा रहा है कि हम भी नीचे उतरें, तो निश्चित तौर पर शायद हो सकता है कि टनल का काम अपने आखिरी छोर पर हो, अपने आखिरी मुकाम पर टनल का काम पहुंच गया हो। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, एक महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं पवन जी को सुन रहा था, पूर्व में डीजी रहे हैं, वो बता रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो जाए या फिर तमाम तरीके के निर्देश हो जाएं, उनका क्रियान्वयन जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है, वो गांव में, कस्बों में वो नहीं दिखता है। और ये बात भी है क्योंकि आप देखिए, ये मनिका गांव है, यहाँ पर ऐसे गांव में अगर इस तरीके से खुले में, और एक ये अभी नया बोरवेल नहीं था, ये सूखा बोरवेल, लगभग 2-3 साल पुराना बोरवेल है, अगर इस तरीके से बोरवेल यहाँ पर बना हुआ है और किसी को खबर नहीं है, और ये मयंक जो बच्चा इसमें फंसा हुआ है, उसका घर बहुत नज़दीक है यहाँ से, तो यहाँ के लोगों को भी पता नहीं था कि ये बोरवेल जो है वो खुल गया है। क्योंकि इस बोरवेल में मिट्टी भर दी गई थी थोड़ी सी, लेकिन बारिश हुई, हार्वेस्टर चला, फसल की कटाई हुई, तो वो जो है मिट्टी बहुत ढीली हो गई और बोरवेल खुल गया। तो इस तरीके के बोरवेल अगर बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रशासन को जानकारी नहीं होती है, लोग जानकारी देते नहीं है, और अगर बोरवेल में पानी नहीं आ रहा होता है, अगर बोरवेल किसी इस्तेमाल का नहीं है, तो उसको सही तरीके से बंद करना भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। ये एक तरीके से मैं बताऊं नितेश, तो जो कुछ भी मनिका में हो रहा है, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने पाप किया है। अगर इस तरीके से आपने खेत में एक बोरवेल खोद कर रखा है, लगभग 100 फीट इसकी गहराई, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है, कोई कहता है 60 फीट, कोई कहता है 70, कोई कहता है 80, लगभग 100 फीट की गहराई है, तो लापरवाही नहीं है, ये पाप है। और इस पाप के मत्थे जो है एक मासूम की जिंदगी अभी चढ़ गई है। आइए जरा बताइए विवेक तिवारी, क्या कुछ जानकारी? बोरवेल की जो बात हो रही है, बोरवेल यहाँ के ये लोग यहाँ के बताते हैं कि 60 फीट की गहराई का बोरवेल था, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये बोरवेल था वहाँ पे पत्थर है, और पत्थर जब ये बोरवेल किया गया तो 60 फीट की गहराई तक ही ये बोर हो पाया, उसके बाद पत्थर मिल जाने के कारण इस बोरवेल का उपयोग नहीं हो पाया, और यह बोरवेल ऐसे ही पड़ा रह गया, इसका उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसको ढका नहीं गया। एक बड़ी लापरवाही ये की गई कि बोरवेल को ढका नहीं गया, और 60 फीट का बोरवेल लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जब मयंक अपने साथियों के साथ गेहूं की बालियां बिनने आया था, उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर बोरवेल है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया कि हार्वेस्टर से यहाँ पे कटाई हुई थी फसल की, जिसके कारण जो फसल का जो कचरा था वो ऊपर से बिछा हुआ था। तो वो स्थिति में लोगों को, मयंक को ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे क्या बोरवेल है, और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे चला गया।
बिल्कुल। तो और ताजा अपडेट्स तो हमने आपको बता ही दिया है कि अब से कुछ ही देर में यहाँ के एनडीआरएफ का टीम का एक कहना बार है कि भारत वो- दूर से वाइड एंगल से कैमरा दिखा दीजिए। छावनी बन गया है, ऐसा लग रहा है कि छावनी बन गया है। चारों तरफ जेसीबी, क्रेन्स, लोग, कार, सबका काफिला दिखा दीजिए चारों तरफ। राजा राम जी को कहिए कि एक बार कैमरा घुमा दे कि किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या वस्तु स्थिति है। भारत एक बार, नीतीश जी जी राजा राम जी कोशिश, हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। राजा राम जी कोशिश कर रहे हैं नीतीश, लेकिन यहां पर समस्या ये आ जा रही है क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का ये आखिरी क्षण है, तो प्रशासन जो है वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का यहां पर कोई एक जमावड़ा बने कहीं पर, क्योंकि मीडिया कहीं पहुंचता है, आपको पता है कैमरे के पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ बिल्कुल, पड़ती है। इसीलिए कह रहे उनको हैं लगता है कि हम दूर कुछ से और एक बार अहम सारी जानकारी चीजें दे रहे दिखा दीजिए कि क्या क्या कैंपिंग कहाँ की गई है, दूर से हम यहाँ कितनी मशीन्स खड़ी हैं, सब कुछ दिखा दीजिए। राजा राम को कहिए कि चारों तरफ घूम जाए एक बार सूरज। बिल्कुल बिल्कुल, आ गए जगह पर आ गए ये हैं। आप हम देखिए के विस्तार दर्शकों न्यूज के लिए में जगह पर आ गए हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं राजा आपको। राम जी के कार्यक्रम। ये टनल बनाने का काम किया जा रहा है। भारत सूरज, विवेक तिवारी लगातार 5 बजे शाम से, कल से ग्राउंड जीरो से तमाम चीजें दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी जेसीबीज आ गई हैं टनलिंग के लिए, टनल बनाने के लिए सामान आ गया है और पुलिस लगातार जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और तमाम जतन किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचने वाले हैं भारत, थोड़ी ही देर बाद वहां ये जानकारी आई है और मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है। ये परिजनों को देख लीजिए, एक माई का लाल धरती मां के गर्भ में चला गया और बस कामना की जा रही है कि धरती मां उस पुत्र को सुरक्षित बाहर भेज दें और ये जो तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं उनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। भारत, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे पास पूर्व डीजी जुड़े हुए हैं लगातार। सर, संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा, फिर आपसे विदा लेंगे। सर, कि कानूनी मसले क्या होते हैं, जितने भी केसेस आपने अपने अनुभव में देखे हैं, क्या उस पर कोई कानूनी कदम उठाया गया? किस पर कानूनी एक्शन लिया जाता है? भू मालिक पर लिया जाता है, बोर करने वाले के ऊपर लिया जाता है, समितियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, फाइन, किसी भी तरीके का कानूनी एक्शन होता है ऐसी घटनाओं में? सामान्यतः घटना होने के बाद जब उसके परिणाम सार्थक नहीं आते हैं तो कार्रवाई होती है। जिस खेत में बोर होता है उसके मालिक के खिलाफ जिसका बोर होता है और जिस एजेंसी ने किया है, लेकिन वो प्रभावी इसलिए नहीं होते कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और जैसा ये कहा कि अधिकांश घटनाएं उन्हीं बोरवेल में होती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और कई सालों बाद लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये बोरवेल खुदा था। तो अगर ये सारा डाटा गांव से लेके कस्बे तक और हर क्षेत्र का हो और इन पर अगर कार्रवाई इस पर हो कि उनका प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाए और उसमें स्टील का और ऐसा ढक्कन लग जाए जो स्थायी रूप से हो। कई बार उसको बंद कर दिया जाता है तात्कालिकता में, लेकिन वो इतना अस्थायी प्रयोग होता है कि वो बाद में खुल जाता है और उसके कारण ये घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो कानूनी कार्रवाई होती है वो जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ही होती है और बहुत सार्थक परिणाम उसके नहीं होते हैं और उसमें कोई सख्त प्रावधान नहीं है। तो ये जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, अगर उसके समय से ही सख्ती हो तो ये घटनाएं कम होंगी और जब घटनाएं होती है तो वो ऐसी कार्रवाई हो जो एक उदाहरण बने, जिन लोगों ने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कानून में प्रावधान तो हैं लेकिन उनका प्रावधान का क्रियान्वयन जरूरी है। पवन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने भी प्रार्थना की कि मयंक सकुशल बाहर आ जाए और इसी की कामना लगाए हुए बैठे हैं, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।